हड़पू नीति का अब हर देश विरोध कर रहे हैं। साथ ही साथ सारे के सारे देश जानते हैं कि आने वाले समय में क्या होने वाला है और इसकी तैयारी भी कर रखी है। चाहे वो जापान हो या चाहे वो भारत हो, भारत में जो शांति दिख रही है वह शांति असल में तूफान आने से पहले वाली शांति है। भारत ने भी अंदर खाने अपनी तैयारियां जोरदार रखी है और इसका प्रमाण हाल के डीआरडीओ ने एक ऐसा हथियार बनाया है जो कि भारत के लिए बहुत खास है, यानी कि दुश्मन के दरवाजे तक पहुंच जाएगा डीआरडीओ का यह हथियार। तो वही सोए हुए शेर को जगा दिया है चीन ने। जापान वह शेर है जो एक समय चीन से कई गुना ज्यादा ताकतवर था और असल में आज भी टेक्नोलॉजी के मामले में जापानी बहुत ही आगे है। और इसका बड़ा प्रमाण यह है कि इतने ही कम समय में उन्होंने एक ऐसा हथियार बना लिया है जो कि चीन और जापान में अगर संभावित लड़ाई होती है तो निर्णायक होने वाला है। प्रशांत महासागर में डुबो डुबो कर वो हाल करने वाला है जापान चीन का कि चीन वहां से तुरंत फरार हो जाएगा। आइए इन खबरों को विस्तार से जानते हैं। इस चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और वीडियो को शेयर और लाइक करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी इंफॉर्मेशन पहुंचे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अगर अमेरिका ने जापान के साथ वह समझौता नहीं किया होता कि वह अपनी आर्मी बिल्ड नहीं करेगा तो जापान आज एक अलग ही रूप में होता। अमेरिका जानता था कि जापान के लोगों का टेक्नोलॉजी और कर्मठता बहुत ज्यादा है जो उसे आगे निकालने में बहुत मदद करेगा। जापान में आपको बता दें समय की भी कीमत है और मेहनत की भी कीमत है, साथ ही साथ वो लोग काफी बुद्धिमान होते हैं। आज चीन के साथ तनाव ने जापानियों को वापस उसी मोड में ला दिया है। जैसा कि जापान के बारे में हम लोगों ने आपको पहले बताया था, जापान एक छोटा सा देश होते हुए भी इतना ज्यादा महत्वाकांक्षी और इतना ज्यादा ताकतवर था कि उसने अकेले अपने दम पर पहला विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध को पार करा। हालांकि दूसरे विश्व युद्ध में उसे काफी दंश झेलना पड़ा अमेरिका का, जिसके बाद अमेरिका ने उससे शर्तें भरवा ली थी कि वह अपनी आर्मी नहीं बनाएगा, जिसकी वजह से जापान को उस क्षेत्र से मुड़ना पड़ा और जापान ने शांति की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। वो लोग जो उनके मिलिट्री में वेटरन थे, काफी टैलेंटेड थे, वही लोग अब बिजनेस संभालने लगे। वे कारखाने जो हथियार बनाया करते थे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में आ गए। हालांकि ये मान लीजिए आपकी टेक्नोलॉजी उनकी इतनी अच्छी है कि भले चीन के लोग चीनी सामानों को प्यार करते हो लेकिन इस्तेमाल जापान की बनी हुई चीज करते हैं। वही चीज अमेरिका के साथ भी है। अमेरिका भले ही अमेरिकन चीजों को पसंद करता हो लेकिन बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी की चीजें हैं जो जापान की इस्तेमाल की जाती हैं, क्योंकि जापानी लोग गलती नहीं करते। उनकी टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती है, उनमें गलती की संभावना बहुत कम होती है। अब चीन ने जो माहौल पैदा किया है उसके बाद जापान अपने वापस उसी फॉर्म में आ गया है और अब जो जापान ने खुलासा किया है वह चीनी सेना पर कहर बरपाने के समान है। जापान क्या यह नया हथियार अगर चीन और जापान के बीच लड़ाई होती है तो निर्णायक बनने वाला है और जापान के इस हथियार का नाम है ASM-3। जापान ने यह ASM-3 बना लिया है। ASM-3 है क्या? तो ये एंटी शिप मिसाइल है। ASM-2 का यह उन्नत संस्करण है। आपको बता दें इसका डेवलपमेंट मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्री द्वारा किया गया है और इसकी खासियत यह है कि यह ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा तेज चल सकता है और अपने टारगेट को हिट करता है और अपनी डायरेक्शन खुद एडजस्ट कर सकता है। इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह सी बस्टर की तरह काम करेगा और युद्धपोतों और विमान वाहक को तुरंत ही नष्ट कर देगा। यह एक ऐसा हथियार है जो दक्षिण चीन सागर में चीनी नौसेना के लिए कहर पैदा कर सकता है। चीन के खिलाफ होने वाले संभावित लड़ाई में जापानी नौसेना इसे अपने बेड़े में शामिल करने वाली है, जो कि चीनी जहाजों को खुले प्रशांत क्षेत्र में पहुंचने से रोकेगी। ASM-3 को इसी टारगेट को हासिल करने के लिए बनाया गया है। इसकी 200 मील की रेंज है। इसको इस तरह से बनाया गया है कि एक्सपर्ट इसे कहते हैं कि यह जहाजों को कुचलने और मसलने के लिए ही बनाया गया है और यह भी माना जा रहा है कि चीन और जापान के बीच युद्ध के मामले में सबसे निर्णायक होगा यह। अभी ASM-3 का इस्तेमाल जापानी F2 के साथ किया जाता है। वैसे जापान F3 बना रहा है जो कि F2 का एडवांस वर्जन है और F3
भी मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज द्वारा बनाया जा रहा है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रशांत महासागर में चीन की बढ़ती उपस्थिति से जापान हो गया है अलर्ट, और टोक्यो की तैयारियों से पता चलता है कि वह सबसे खराब स्थिति के लिए भी खुद को तैयार कर रहा है। अलग अलग द्वीपों का समूह को लेकर दोनों आपस में भिड़े हुए हैं। खास करके सेनकाकू द्वीप को लेकर चीन वहां अपना दावा जताता है, जबकि इस पर काफी समय से जापान का आधिपत्य रहा है। वैसे तो जापान और चीन जो इन द्वीपों के लिए लड़ाई कर रहे हैं, उसमें से 5 ऐसे हैं जो निर्जन हैं, जहां कोई नहीं रहता, और 3 बंजर चट्टाने हैं, और 5 किलोमीटर से ज्यादा का एरिया नहीं है। लेकिन खास बात यह है जिसकी वजह से चीन इस इलाके पर नजर गड़ाए हुए है कि यह एक सपाट मैदान की तरह है, जलीय मैदान जहां मछली पकड़ना बहुत आसान है, और यह क्षेत्र तेल और मूल्यवान संसाधनों से भरा पड़ा है। यही कारण है कि चीन की इस पे नजर है और जापान अपना नियंत्रण इसमें से खोना नहीं चाहता है। फिलहाल जापान के साथ पंगे लेकर ऐसा लग रहा है जैसे कि चीन ने एक सोए हुए शेर को जगा दिया है। ऐसी ही हरकत एक समय जापान करता था। छोटे से देश से निकलकर वह दुनिया के बड़े बड़े देशों में कब्जा करने लगा था, और अभी वही चीज चीन कर रहा है। ऐसे में जापान की शक्ति को ललकारना चीन के लिए भारी पड़ेगा, क्योंकि जापान अपने पुराने मोड में वापस आ गया है। भारत और चीन का तनाव किसी से छिपा नहीं है। थोड़ी देर के लिए एक शांति जरूर नजर आ रही है, लेकिन यह शांति तूफान आने से पहले वाली शांति है, और यह चीज भारत भी जानता है। इसलिए भारत ने अपनी तैयारियां पूरी जोरों शोरों से लगा रखी है। इसका ताजा प्रमाण इससे मिलता है कि भारत ने मिलिट्री को 500 करोड़ रुपए तक की 3 आपातकालीन शक्तियां प्रदान करी है। यानी इतने रुपए का इस्तेमाल आर्मी अपने हिसाब से गोला बारूद या फिर नए रक्षा हार्डवेयर खरीदने के लिए कर सकती है। अब इनका इस्तेमाल भारतीय सेना चीनी आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए हेरोन ड्रोन, स्पाइक एंटी टेक गाइडेड मिसाइल और भी अत्यधिक आधुनिक रक्षा उपकरणों को खरीदने में कर रही है। चीन के साथ किसी से भी संभावित टकराव से तैयार रहने के लिए इधर मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत डीआरडीओ ने काफी बड़ा काम किया है। डीआरडीओ ने P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम का डेवलपमेंट किया है, और P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम क्या है, तो यह युद्ध के समय में बड़े भारी हथियारों या सैन्य उपकरणों को आसमान से अपने युद्ध क्षेत्र में गिराने में सक्षम होते हैं। जैसे कि पहाड़ी वाले इलाकों में अगर लड़ाई होती है तो वहां सड़क के रास्ते चीजों को पहुंचाना आसान नहीं होगा और वक्त भी लगेगा। ऐसे में कोई ऐसा साधन होना चाहिए जो आसमान से ही इन चीजों को गिराए, अपने क्षेत्र में अपनी सेना को उपलब्ध कराए, और इसके लिए P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है। इसका परीक्षण भी डीआरडीओ ने करा, और यह 7 मीट्रिक टन तक के भारी हथियार और सैन्य उपकरणों को 600 मीटर की ऊंचाई से बहुत आसानी से गिरा सकता है, और बिना नुकसान के वो सामान पहुंच जाएंगे सेना के पास। भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और डीआरडीओ ने मिलकर इसका टेस्टिंग करा आगरा में मालपुरा ड्रॉपिंग जोन में। P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया, जहां एक LF-76 विमान ने भारी सैन्य हार्डवेयर को 600 मीटर की ऊंचाई से गिराया। आपको बता दें, इस प्रणाली में 5 बड़े पैराशूट शामिल हैं, जो कि संवेदनशील और भारी सैन्य हार्डवेयर को जमीन पर आसानी से लाने के लिए तैनात रहते हैं। P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम पूरी तरह से स्वदेशी है, और इसका IL-76 विमान के साथ उपयोग किया जाएगा। और यह जो परीक्षण किया गया, यह 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किया गया। पूरी तरह से स्वदेश में निर्मित यह हथियार अब चीन के लिए खतरनाक होगा। यह हथियार चीन के साथ संभावित लड़ाई में बहुत मददगार सिद्ध होगा। हांगकांग में जापान की 1400 कंपनियां काम कर रही हैं। हांगकांग जापान के कृषि उत्पादकों का सबसे बड़ा आयातक है। जापान का बिजनेस समुदाय चीन के इस कानून से काफी चिंतित है। जापान ने हांगकांग में उठाए गए कदमों पर चीन की कड़ी आलोचना भी की है। जापान ने कहा है कि यह हांगकांग की आजादी को कमजोर करता है, जबकि साल 1997 में चीन ने 50 साल तक हांगकांग को पूर्ण स्वायत्तता देने का ब्रिटेन से वादा किया था। यही नहीं, हाल के दिनों में जापान और चीन के बीच सेनकाकू द्वीप समूहों को लेकर भी टकराव बढ़ता जा रहा है।
चीन के जंगी जहाज लगातार जापानी इलाके में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे जापान काफी नाराज है।